शक्ति नहीं दिखाई जितनी शक्ति इधर वाले ने दिखाई है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो देखेंगे भारतीय परिषद, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, अधिनियम, तो ये जो एक्ट है इसे काउंसिल कहेंगे। ठीक, तो ये वाला क्या था, ये वाला 1892 था। ठीक है, इसको भी ज्यादा देखना नहीं है, इसमें बस थोड़ी सी बातें हैं जो हम लोग के लेवल की नहीं है। बट इसके बाद जो हम दिखाएंगे वो दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसमें उसको सुधार किया गया। इस वाले में बस इतना था कि जो पिछले वाले थे उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया और कुछ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जैसी चीजें, सरकारी और गैर सरकारी जैसे जो पॉइंट्स होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको इन्वॉल्व करना था। तो ये उतना नहीं था। लेकिन इस वाले में एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं चुनाव या इलेक्शन। ठीक है, सो इस वाले में जब हम देखें कि इसने क्या किया कि इंटायर को एक सेंटर माना और इसके छोटे छोटे टुकड़े करवाए, जिसे उन्होंने बोला प्रांत। ठीक है, तो प्रांतों से, जैसे अभी का क्या है कि विधानसभा चुनाव होते हैं, केंद्र लोकसभा चुनाव होते हैं, तो जस्ट लाइक दैट थोड़ा बहुत उससे मैच करता था। यानी कि चुनाव जैसा या इलेक्शन जैसा, चाहे वो उसमें जितनी भी अपनी प्रायोरिटीज रखे, जिसमें फेवरेबल वो सिर्फ ब्रिटिश सत्ता के हो, लेकिन इट्स ओके, बट चुनाव जैसे जो शब्द होते हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो बस इस वाले का यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसने चुनाव जैसा जो शब्द है उसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसके बाद वाला जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग दो नामों से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बट इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन काउंसिल एक्ट 99 बोल दो या मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्यों हम इसे पढ़ते हैं? हम इसे पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है कि ये बहुत ही चालाक लोग थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम इसे देखेंगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि जो हमारे मस्तिष्क में जो हिंदू और मुस्लिम वाली जो बीज है वो इन्हीं दोनों ने बोई थी। मतलब इस सुधार ने, इस एक्ट ने बोया था, पहली बात। दूसरी बात, जो एक मार्ले और मिंटो दो व्यक्ति थे, एक तुम्हारे वॉयसरॉय थे, यहाँ पर भारत में बैठता था, और एक वहां बैठता था, जिसे हम लोग मिंटो कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हेडिंग डाल दो इसको और थोड़ा सा लिखेंगे पहले हम लोग। मिंटो, लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वॉयसरॉय थे। ये है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो भारत के वॉयसरॉय थे, भारत के वॉयसरॉय थे। ठीक है, और ये जो मार्ले थे वो क्या थे, इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लैंड में। अच्छा याद करो, हमने तुमको बताया था स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कि हम लोग भारत सचिव बोलते थे, भारत राज्य का सचिव। तो ये जो मार्ले थे, मार्ले जो थे वो भारत राज्य का सचिव थे, भारत राज्य के सचिव थे। लेकिन ये बैठते कहाँ थे? ये इंग्लैंड में बैठते थे। मतलब ये इनका रहने का स्थान इंग्लैंड होता था और ये क्या थे? ये वॉयसरॉय थे। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था उस वक्त भी कि आई हैव टोल्ड यू ऑल कि
इंग्लैंड का जहां जहां पर राज्य था वहां से उस पूरे के पूरे राज्य को एक एक सचिव या एक एक सेक्रेटरी बना दिया था। तो भारत से भी जो सेक्रेटरी था, भारत को जितनी सारी समस्याएं थी, भारत का जो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, जो सेक्रेटरी हैंडल करता था उसे राज्य सचिव कहते थे। तो मार्ले जो थे वो राज्य सचिव थे जो कि इंग्लैंड में बैठता था, और मिंटो जो थे वो क्या थे, वॉयसरॉय थे। उस वक्त वॉयसरॉय की सुप्रीम पोस्ट होती थी जो कि डायरेक्ट क्राउन से हैंडल करते थे। तो इन दोनों ने मिलके जो अधिनियम बनाए, जो एक्ट बनाए, या जो भी नियमावली बनाई, जो विधियां बनाई, उसे ही हम पार्लियामेंट कहते हैं। बट इसने क्या किया, इसने भारत में पहली बार मुस्लिम प्रावधान से अलग चुनाव की जो नीति है उसको लाया। तो जो हमारे दिमाग में जो मुस्लिम वर्ग को पृथक करने का है, ये इन्होंने ही लाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट नोट हम लाएंगे इसका कि मुस्लिम वर्ग को पृथक करना, मुस्लिम वर्ग को पृथक रूप से देखना, यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट। So this is the important part of your मार्ले मिंटो सुधार। बाकी तो इसमें बहुत सारी चीजें दी गई, जैसे कि तुम्हारे कितने विधियां हैं, अलग से नियम बनाए गए, या तुम ये कहो कि जो बजट वाला पार्ट है, बजट वाली जो टेंडेंसी है वो भी स्टार्ट हो चुकी थी हम लोग के इस दौरान, इस एरा के दौरान। बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था यही वाला, मुस्लिम वाला। क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसी से बनेगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो सांप्रदायिकता की भावना है, सांप्रदायिकता या कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिकता की भावना, मतलब थिंकिंग ऑफ कम्युनल राइट्स, और या कम्युनल जो झगड़ा जो हम लोग आज तक झेल रहे हैं वो इन्हीं से हुआ। तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भारत में सबसे पहले सांप्रदायिकता की भावना किस एक्ट के द्वारा स्टार्ट हुआ, तो तुम्हें भारत बोला जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि तुम्हारे स्वतंत्र बात है, स्वतंत्र भोग, इसे भारत बोला जाएगा। तो तुम बोलोगे मार्ले मिंटो के द्वारा ही। ठीक है, इसमें एक कहानी ये था कि मार्ले जो थे ना, मार्ले तो वहां बैठे रहते थे, मिंटो थे वो यहाँ पे थे। तो एक बार मिंटो ने मना भी किया था कि ये बहुत बड़ा कॉज बन जाएगा हमारे यहाँ पे शासन करने के लिए, बहुत सांप्रदायिकता की भावना इतनी बुरी तरीके से फैल जाएगी कि हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। बट मार्ले उसको सुने नहीं थे। ठीक है, तो ये उन्होंने भेज दिया था, बिकॉज वो अपना फायदा देख रहे थे कि इन दोनों में डिस्प्यूट करवाएंगे और देंगे। तो एक पॉइंट इसमें स्टार बना के लिख लो नोट करके कि जो मार्ले हैं, मार्ले को सांप्रदायिकता के जनक कहते हैं, सांप्रदायिकता के जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ योर दिस कम्युनिटी होती है उसके। ठीक है, या सांप्रदायिकता से ज्यादा तुम इसको ये लिख सकते थे सांप्रदायिक निर्वाचन, या एक पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड इलेक्शन जिसे कहते हैं। तो सांप्रदायिकता बोलो या सांप्रदायिक निर्वाचन, निर्वाचन यानी कि योर इलेक्शंस जो होंगे मुस्लिम वर्ग के पृथक रूप से देखना, यहीं से स्टार्ट हुआ। सांप्रदायिकता जो भारत है उसका स्टार्ट यहीं से हुआ, या सांप्रदायिक निर्वाचन इलेक्शन जो हुआ इन्हीं से स्टार्ट हुआ। तो जनक ये इन्होंने ही वो जो बीज बोया था विश्व वाला। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार बोलो या इंडियन काउंसिल एक्ट बोलो 1909, ये 1909 थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये 1909 थोड़ा याद रखना पड़ेगा ड्यू टू दिस ओनली कि सांप्रदायिक निर्वाचन के कारण ही ये 1909 वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट बोलो या मार्ले मिंटो सुधार बोलो। नेक्स्ट लिखो भारत शासन अधिनियम 1919।
नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1990, ठीक है। अब 1919 वाला काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इसको हम एक और नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। क्या तुमने कभी चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू एक्ट सुधार सुना है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। ये भी एक सुधार है जो कि 1919 में, ठीक है। इसके बाद आया मार्ले मिंटो के बाद। ये एक्चुअली ये पेयर्स क्यों बनते हैं? ये पेयर्स इसलिए बनते हैं क्योंकि एक तुम्हारा वायसराय होता है, एक तुम्हारा सचिव होता है। हमेशा याद रखना, जितने भी हम लोग ये मार्ले मिंटो पढ़ रहे हैं या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ते हैं, ये एक्चुअली क्या है? ये अधिनियम है। एक तुम्हारा भारत शासन अधिनियम है और एक काउंसिल अधिनियम है। लेकिन क्योंकि एक भारत में वायसराय रहता था, एक इंग्लैंड में सचिव रहता था, दोनों ही एक ही स्टेट को हैंडल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों में बातचीत होगी, ठीक है। इसलिए उस नाम से भी इसको डाल देते हैं। तो ये क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, एक तुम्हारे भारत का जो सचिव था और एक मॉन्टेग्यू जो थे वो क्या थे? सचिव थे। और चेम्सफोर्ड क्या थे? वो वायसराय थे। तो एक बार लाइट न्यूज में डाल दो, मॉन्टेग्यू भारत राज्य के सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय। अच्छा, वो वाला कब आया था? 1909 में आया था। और ये वाला कब आया? 19 में, मतलब 10 साल बाद। ये कब आया? 10 साल बाद, 10 years later, ठीक है। तो पहली बात वो क्या करेगा? वो यही करेगा कि उसमें सुधार क्या क्या बात है ये लाएगा। लेकिन इसने सबसे पहले क्या किया? द्विसदनात्मक सदन बनाए, यानी कि वो क्या किया? डुअल हाउसेस का प्रावधान किया। डुअल हाउसेस यानी कि एक तुम्हारे राज्य स्तर पर काम करेंगे, एक तुम्हारे केंद्र स्तर पर काम करेंगे। यानी कि प्रांतीय स्तर पर विधानसभा और केंद्रीय स्तर पर विधानसभा। ठीक है, ये दोनों इसने सबसे पहला काम क्या किया कि ये दोनों पे किया, ठीक है। फिर देखो, ये जो मैंने तुम्हें कल कहा था कि जो विषय होते हैं, मतलब कौन सी सूची होती है, जो लिस्ट होती है कि कौन कितना डेवलप करे, किस किस विषय पे कौन हैंडल करेगा, किस किस विषय पे स्टेट हैंडल करेगा, किस किस विषय पे केंद्र हैंडल करेगा। तो इन लोगों ने भी देखो, इसके पहले भी क्योंकि प्रांत पहले ही डिवाइड हो चुके थे इसके पहले वाले में ही कि इतना प्रांत होगा, ये केंद्र होगा। लेकिन इसने आके फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट किया। किसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया? उसने रिडिस्ट्रीब्यूट किया कि जो सब्जेक्ट्स थे, जो मैटर्स थे, जो विषय थे, विषयों का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स या सूचियों का वितरण हुआ पुनः, ठीक। पुनः सूचियों का क्या हुआ? वितरण हुआ। फिर इसमें लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, ये कि फिर कौन मनोनीत होंगे, कौन मनोनीत नहीं होंगे, कौन गैर सरकारी होंगे, कौन गैर सरकारी नहीं होंगे, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। लेकिन इसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। एक चीज इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें पहली बार जो फीमेल कैंडिडेट्स के राइट्स के बारे में बात की। फीमेल कैंडिडेट के राइट्स यानी कि महिला अधिकार की बात की गई। अधिकार देखो, उस समय ये काफी हार्श फैक्ट है कि
महिलाओं को शिक्षा या उनके अधिकारों के बारे में ज़्यादा कोई नहीं सोचता था, राइट। सो इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया उसमें फर्स्ट टाइम फीमेल कैंडिडेट के अधिकार की बात की गई, उनको संरक्षण दिया, मतलब उनके कुछ जो परसेंटेज होते थे, ठीक है, उस परसेंटेज को, कैंडिडेट की परसेंटेज को प्रावधान किया गया। कहाँ पर? ये इन दोनों के कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। फिर आर्थिक शोषण वगैरह की बात की है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों चीजें इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या? एक विसर्जनात्मक और महिलाओं के बारे में बात की गई, क्योंकि सूची वगैरह तो पहले ही आ चुके थे, बजट वगैरह पहले ही भी डिस्कस होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब कोई नया अधिनियम आता है, कोई नया एक्ट आता है, तो उसमें सुधार और उसको चेंज करने की बात करता है। नया क्या हुआ ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला लिखो। अच्छा, ये भी पता होगा कि साइमन आयोग क्या, साइमन आयोग क्या था, पता है? हाँ, साइमन आयोग बोलो, साइमन कमीशन बोलो, दोनों सेम है। 1927 से 28 तक ये चला था, ठीक है। इसके नीचे इसके जस्ट बाद की ही घटना है, सिर्फ हेडिंग डाल दो, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन या साइमन आयोग, ये 1927-28 की बात है, ठीक है। क्या हुआ था? बताओ। इसका हम लोग विद्रोह किए थे, क्यों किए थे बताओ? वो टैक्स की वजह से, टैक्स हाँ, पे था ना सब। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इसलिए मेनली इसका यही था कि जो लोग उस आयोग में बैठे थे, ठीक है, जो लोग उस आयोग में बैठे थे उसमें से एक भी भारतीय नहीं थे। भारतीय नहीं थे तो भारतीय नहीं होंगे तो भारतीयों के बारे में बोलेगा कौन? उन्होंने बोला ना कि ये सारी चीजें जो टैक्स है, बजट है, ये जो तुम लोग डिस्कस कर रहे हो, इसमें भारतीय कहाँ है? तो इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। शांतिपूर्ण विद्रोह चल रहा था, पर एक आए और डायना गोलियां चला लिए, लाला लाजपत राय उसमें आघात मर गए। उसी का बदला लेने के लिए फिर ये तुम्हारा जो केस सारा आता है ना, भगत सिंह का और आजाद का, ये केस वो लाला लाजपत राय का बदला लेने के केस में है, ठीक है। दूसरा लिखो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935। ये सारे भी वहां पर बातें कर चुकी हैं। दो पार्टीज होती थी, लेबर पार्टी भी होती थी, कंजर्वेटिव पार्टी होती थी, ठीक है। सो ये सारी चीजें हो चुकी थी। इस वक्त वहां पर गोलमेज सम्मेलन होते थे। हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि बीकानेर के राजा भी एक बार गोलमेज सम्मेलन में जाते थे। तो जो गोलमेज सम्मेलन होता था उसमें क्या है कि सारी समस्याओं को बोला जाता था, एक राउंड टेबल होता था, उसमें सारे नेता, रिप्रेजेंटेटिव, सारी चीजें जाते थे। तो वहां पर इस बात की मतलब मुद्दा रखा गया कि भारत में कैसे सुधार किए जाए, क्योंकि वहां पे लोगों खुश नहीं है। वहां पर संवैधानिक जो नीतियां हम लोग अधिनियम लगा रहे हैं या एक्ट्स बना रहे हैं, वहां से वहां लोग खुश नहीं है। उनके ऊपर बहुत सारे, देखो ये जो पीसफुल लोग होते हैं या एनजीओज होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो दूसरे काइंड ऑफ थिंग्स वो दृष्टि से जनता को देखते हैं। उनकी समस्याओं सारे जनता, कॉमन पीपल्स तो रेज कर नहीं सकते ना, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स ही रेज कर सकते हैं। सिमिलरली वहां पर भी ऐसा था कि ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है वो रेज करते थे कि यहाँ की समस्या को देखते थे। जैसे उसी समस्या में हम पढ़ते हैं ना, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट यहाँ पे आके फीमेल कैंडिडेट्स के एजुकेशन के लिए थी, पर वो यहाँ की तो नहीं थी, वो तो बाहर की ही थी। तो सेम उस वक्त वहां पर क्या हो रहा था? गोलमेज आंदोलन चल रहे थे, गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, आंदोलन सम्मेलन चल रहा था, ठीक है। तो ये कब की बात है? 1930 और 32 की बात है। ये हम लोग क्या कर रहे थे? भारत शासन अधिनियम हमारा 1935 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे और वहां पे ये बात चल रही थी कि कैसे संवैधानिक सुधार किए जाए, ठीक है। फिर से यहाँ पर 3 तरह की सूचियां बनाई गई। इसमें क्या किया गया? जो सब्जेक्ट्स बोलो या सूचियां बोलो, सूचियां हम लोग डिस्कस करते हैं ना, जिसमें मैटर्स डिस्कस होते हैं, तो 3 तरह की सूचियां बनाई गई। केंद्र, राज्य या प्रांत उस वक्त जो हम लोग बोलते थे, और जिसमें दोनों ही सम्मिलित रहेंगे, ठीक है, और जिसमें दोनों ही सम्मिलित रहेंगे। तो जो आज की करंट समवर्ती सूची है,
समवर्ती सूची है जो हम लोग करंट एरा में भी देखते हैं, वो कब लाया गया था? 1935 में लाया गया था। देखो ये वाला तुम्हारा करंट सिनेरियो से काफी मैच करेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की व्यवस्था है। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम सिस्टम की बात की गई, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली की बात की। द्वैध शासन प्रणाली, अगर अब कोई पूछे द्वैध शासन प्रणाली किसे कहते हैं तो समझ में आ जाएगा कि केंद्र स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, ठीक है। उस वक्त कितने कितने विषय दिए गए थे ये तुम्हारे जानने की बात नहीं की, वो तो सिलेबस में हेडिंग लिखेंगे कि 2 years 11 months और 18 days संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करवाया, जिसमें 60 देश कंट्रीज के संविधान को इंक्लूड किया है, के डिस्कशन हुए, ठीक है, कि किसमें से किसको लेना है, किसमें से किसको नहीं लेना है, ठीक है। और इतने दिनों में संविधान सभा की 11 बैठकें हुई। कितनी बैठक हुई इसकी? तो लिखना 11 बैठकें हुई, संविधान सभा की 11 बैठक, ये तुम्हारा फाइनलाइज हुआ, ठीक है। अब एक डेट हम लोग पढ़ते हैं, नवंबर 26 नवंबर को, याद करो हम लोग एक डेट याद करते हैं। वाई हम लोग याद करते हैं पता है ना? क्योंकि कुछ पॉइंट्स को छोड़ के संविधान हम लोग उस दिन लागू कर दिए थे, कुछ 1 2 3 पॉइंट्स को छोड़ के, और बाकी हम लोग जनवरी में लागू किए। पूरा का पूरा संविधान जो है जनवरी में लागू हो गया। तो इसको लिखो 24 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ, इसकी अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950, 24 जैन 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक थी, ठीक है। इसके बाद देखो 26 जनवरी को तो इसने लागू ही कर दिया, ठीक है, लागू कर दिया गया। और अब ये इतना लिखना नहीं है, मैं ये सारी चीजें तो बता दूंगी। देखो ये सब संविधान सभा ही चल रहा है, प्रेसिडेंट तो चुन लिए गए थे 24 जनवरी को ही, लेकिन जो संसद, जो एक्चुअल संसद अभी हमारे पास है, वो 51 के जो चुनाव हुए ना, उसमें आम चुनाव के द्वारा ही संसद का, अब तक क्या था, अब तक जो संविधान सभा जो चल रही थी उसने जिसको जिसको सेलेक्ट किया था वही लोग काम कर रहे थे, लेकिन मेन जो हमारा ये चल रहा है वो क्या है, चुनाव के द्वारा ही तो चल रहा है ना। तो जो चुनाव हुए 51 में हुए, जो ऑथेंटिक चुनाव सर्वसम्मति से, जो बहुमत के द्वारा दल का स्थापित होता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वो 50 में ही नहीं हो गए थे, 50 में जो चला था वो संविधान सभा वाले ही लोग लेके चल रहे थे। ये तुम्हारा फाइनलाइज है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। हाँ, इसमें जो सदस्य समितियां थी वो मैं बता दूं, एक इम्पोर्टेंट, जैसे कि देखो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग समिति किसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, संविधान की, इसलिए प्रारूप समिति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। दूसरी पॉइंट है तुम्हारा ये मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये तुम्हारे वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसकी उप समितियां भी हुई, बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो उप सम्मति में भी एक कृपलानी और मुखर्जी, ये दोनों उसके मेंबर्स थे, क्लियर। बाकी तो छोटे छोटे जितने भी बड़े बड़े चीजें जैसे कि संघीय शक्तियाँ क्या क्या हो गई, ये तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू दे गए थे। जब काफी रील्स भी इससे बन चुके हैं कि जवाहरलाल, जब वोटिंग हुई थी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का, तो जवाहरलाल नेहरू को वोट नहीं मिला था, सबकी जो मैक्सिमम वोटिंग थी वो वल्लभ भाई पटेल को मिली थी। फिर भी महात्मा गांधी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे, उनका ही बोलबाला चलता था, तो उनके कहने पर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। बट अगर ऐसे वोटिंग जो देखी जाती है कि वो संविधान सभा में मौजूद सारे लोगों ने जो वोटिंग दी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। वो तो अपने ग्रुप में से फिर हाँ उन्हीं का ग्रुप का मेंबर जीता था उन्होंने।
ये कर दिया। तो ये काफी मतलब चर्चा का विषय है। ठीक है, और अब फर्स्ट हम टाइम लोग ही घपला कर दिया बहुमत, जनता को तो सुनी ही नहीं, तो ओ फिर क्या नहीं, मतलब ये तो था? 12 बजे जा रहा है, फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं किया। चलो कल हम लोग संविधान की विशेषता देखेंगे और कौन कौन से कंट्री से क्या क्या लिया गया ये देखेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये ज्यादा जरूरी था कि पढ़ पढ़ के सिर्फ देखना नहीं है, क्वेश्चंस देखने हैं।